हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं अपने जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा पहला जॉब आईडीएस इन्फोटेक में मैंने किया। उसमें मेरा रोल था मेडिकल स्क्राइब का। तो मेडिकल स्क्राइबिंग होता है या मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन का काम। तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि यूएस पेशेंट और यूएस डॉक्टर्स के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उसको डॉक्यूमेंट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ ए मेडिकल चार्ट। तो मेरा यही एक्सपीरियंस रहा कि पूरी चंडीगढ़ में जो मेडिकल सेक्टर से जो भी रिलेटेड जॉब्स हैं, तो जितनी भी सारी कंपनियां हैं, रैनबैक्सी, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन और भी बहुत सारे, डाबर, इंडिया, हिमालय, जॉब किसी के पास है नहीं। क्योंकि जो भी परमानेंट मतलब जो भी अच्छी कंपनीज है, टॉप कंपनीज है, उस कंपनी में पहले से ही एम्प्लॉयज़ मतलब क्योंकि कंपनी अच्छी है तो एम्प्लॉयज़ भी उस जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टे करते हैं उस कंपनी में। तो इसलिए वो वैकेंसी कभी खाली नहीं होती है। अब बात आती है जॉब वैकेंसी की। वैसे जॉब मिलता तो है नहीं, क्योंकि कितनी भी अच्छी डिग्री हो, जॉब जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, कहने का बात नहीं। सब के सब फ्रॉड है। जैसे कोई भी नौकरी डॉट कॉम हो गया, फिडांटो हो गया, ग्लास डोर हो गया, क्विकर हो गया, सब के सब फ्रॉड खोल के बैठे हुए हैं। अंत में मिलना कुछ नहीं किसी को। अगर जो भी, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, कोई भी फार्मा ग्रेजुएट या कोई भी हो, मेडिकल सेक्टर से कोई भी रिलेटेड हो, जो प्रोफेशन परस्यू कर रहा है, उसको तो मैं बोलूँगा कि भैया सीरियस होकर पढ़ना लिखना छोड़ दो। क्योंकि मिलना कुछ है नहीं लास्ट में। भले तुम कितना ही अच्छा कर लो या कुछ भी कर लो, इनके पास रहेगा तभी ना तुम्हें कुछ मिलेगा। जब इनके पास खुद ही कुछ नहीं है तो ये तुम्हें क्या देंगे। अंदर से सबके सब खाली पड़े हैं। और पूरे चंडीगढ़ में भैया, पूरा चंडीगढ़ सिर्फ रात को नाइट ड्यूटी करता है। नाइट ड्यूटी, रोटेशनल शिफ्ट भैया। और जो भी यहाँ चंडीगढ़ के लोग हैं, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ वाले लोग थोड़ी पढ़ते हैं। जो बिहार यहाँ वहाँ से जहाँ आते हैं, ताकि सोचते हैं कि क्योंकि बिहार और यूपी में के साइड में कोई भी इंडस्ट्रीज़ है नहीं, तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर आके अगर पढ़ेंगे ठीक से तो कोई अच्छा सा जॉब मिल जाएगा, तो फिर थोड़ा सा इनकम हो जाएगा। तो थोड़ा सा इनकम होने के बाद फिर अपना वापस अपने स्टेट में जाके बिजनेस ऑपरेट करने का। लेकिन ऐसा होता कहाँ है। कोई भी कंपनी हो या कोई भी हो, उसमें वैकेंसी का एक ट्रिक बताता हूँ, एक मज़ेदार बात। कि वैकेंसी देखिए, कोई भी कंपनी में खाली कब होगा कि जैसे जैसे कॉल सेंटर का फॉर एग्जांपल जॉब ले लेते हैं, तो कॉल सेंटर में हर 2-3 दिन में किसी भी पर्सन को निकाल देते हैं। तो उस जगह पे क्योंकि पता है कि ये ना कस्टमर से ज़्यादा देर तक उस वहाँ पर से मैनेजर चिल्लाएगा। कॉल सेंटर वाले जॉब में कोई भी तुम्हारा जो हेड है, ट्रेनिंग हेड, वो तुम पे चिल्लाएगा। तो और ऊपर से रोटेशनल शिफ्ट लगा के रखेगा, तो आदमी तो फ्रस्ट्रेट होगा ही। और कस्टमर से क्या बात करेगा, वो अपने आप से नहीं बात कर पा रहा है, वो कस्टमर से क्या बात करेगा। क्योंकि उसका रोटेशनल है, उसको खाने का ना ठहार है, ना उठने का ठहार है। वो क्या क्या ही जॉब करेगा हूँ। अगर जिंदा बच गया तो पैसा तो कमा लेगा, लेकिन जिंदा तो मेरे को लगता नहीं है, डाउट होगा। तो बात यहाँ पे ये है। और सब के सब फ्रॉड है। जितनी भी फार्मा कंपनीज है वो सब प्राइवेट कंपनी है। वो काहे का किसी का सुनेगी। फार्मा कंपनीज कान में तेल देकर सोए रहती है। उससे गया गुजरा कोई है ही नहीं है। फार्मा सेक्टर में सबसे उससे ज़्यादा गया गुजरा कुछ है ही नहीं है, कोई भी प्रोफेशन। खाली तुम अपना बिजनेस खोल के, क्लिनिक खोल के, कम्युनिटीज़ को सर्विस प्रोवाइड करके बस यही काम कर सकते हैं, जिसको बिजनेस बोलते हैं। अपना क्लिनिक खोलो और जो भी पेशेंट आया उसको प्रिस्क्रिप्शन देखो और उसको मेडिसिन देके डिपार्ट करो। बस ये काम रह गया है फार्मा सेक्टर में। और क्या बोलेंगे। इतने सारे फ्रॉड साइट अवेलेबल हैं, ग्लास डोर, नौकरी डॉट कॉम, सब के सब फ्रॉड है। जॉब किसी के पास है नहीं। पता नहीं कैसे
लोग भी तो मानने को तैयार नहीं है। इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, लोग फिर भी लॉकडाउन में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कर करके, मतलब जितना कोरोना से डेथ रेट हुआ था और कोरोना से डेथ रेट होने के बाद उतना कंपेंसेशन करने में लगे हुए हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करके। उसके बाद देखो भाई साहब, ये लोग मोटिवेशनल फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। आम आदमी क्या सोचता है कि है ना, संघर्ष के बाद ही कुछ मिलेगा। भैया संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, जिस हिसाब से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करके रखा हुआ है। लोग मानने को तैयार नहीं है कि भैया पॉपुलेशन के कारण हो रहा है, जब पता है कि लिमिटेड रिसोर्स है, सब कुछ लिमिटेड है, लेकिन लोग मानने को तैयार कहाँ हैं। लोग तो फिर भी लगे हैं। और किताब में तो बहुत कुछ लिख देते हैं, किताब में लिखते हैं डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, और जिस हिसाब से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उस हिसाब से तो डिफॉरेस्टेशन होगा ही। किताब में लिखते हैं सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, और बाहर देखो, एक तो पोल्यूशन तो है ही, दूसरा सिगरेट स्मोकिंग बहुत प्रोमिनेंट है। लोग ऐसे सिगरेट पी के, एक तो कोरोना से यहाँ मास्क लगाना पड़ रहा है, उसके बाद भी लोग सिगरेट पी के सांस लेने में भी तकलीफ क्रिएट कर रहे हैं। लोग कम थोड़ी हैं। उसके बाद ये मोटिवेशनल स्पीकर को लिख लो, एक तो कंपटीशन पहले से बना हुआ है, उसके बाद मोटिवेट कर करके आपस में लड़वा रहे हैं। भाई साहब आपस में लड़वा रहे हैं सबको मोटिवेट कर करके। घर वाले भी तुमको बोलेंगे पढ़ो 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 पढ़ो, और जॉब करो 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 करो, सब के सब खच्चर की तरह लगे हुए हैं, लेकिन मिलना किसी को कुछ है नहीं, क्योंकि उसके पास जॉब है ही नहीं, तो क्या देगा। और जॉब दे भी दिया तो वो तुमको बोलेगा अपना सांस बंद कर लो, खाना खाना छोड़ दो, उसको बोलेगा क्या कहते हैं, सोना बंद कर दो, खाना खाना छोड़ दो, पानी पीना बंद कर दो, ब्रेक पे जाना बंद कर दो। सीधा सीधा बोलो ना कि मर जा। जॉब करने के लिए क्या है बोलेगा, सीधा सीधा बोल दो एक लाइन। ना तुमको ऑक्सीजन देंगे, ना तुमको फूड देंगे, ना तुमको वाटर देंगे, लेकिन काम तुमसे पूरा करवाएंगे 9-10 घंटा, 11-12 घंटा। और पैसा भी तुमको लेट ही देंगे, पैसा तुमको टाइम पे नहीं देंगे, काम तुमको करवाएंगे। 10-15 दिन वेट करो, जब जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 जनवरी को तुमने ज्वाइन किया है तो तुमको 15 फरवरी को पैसा देंगे, 1 जनवरी का पूरे महीने का। तो एक तुमको पैसा देंगे, जनवरी का पैसा तुमको फरवरी में देंगे, 15 फरवरी को, जब आधा महीना बीत चुका होगा। और जब तक तुम्हारे रेंट मांगने वाला जो तुम्हारे सर पे पास आएगा कि भैया रेंट दे दो, तब तुम्हें वेट करना होगा रेंट देने का, कि भैया ये देगा पैसा कंपनी वाला, तब ना इसे रेंट देना है। तो बात यहाँ पे ये है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लुपिन, भैया उसका साइट देख लो, उससे गया फ्रॉड कोई है ये नहीं है भैया, फ्रॉड ने ऐसा नंबर दिया है वहाँ पे, और लेकिन वो रिप्लाई कुछ नहीं होता है। और उसके बाद लेकिन तुमसे पूछेंगे, जैसे तुमने वेबसाइट पे गया एक्सेप्ट योर कुकीज़, एक्सेप्ट कुकीज़, देख लो भैया कैसा चूतिया बनाने वाला काम कर रहे हैं लोग। उसके बाद देखो रोज सर्वे फीडबैक फॉर्म करने फिल करके भरवा भी लेंगे तुमसे, लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देंगे। भैया तुम्हारे पास जॉब रिक्वायरमेंट है तो बोलो। क्विकर हो गया, उससे गया गुजरा है ना, क्विकर से कुछ भी, क्विकर, फिडांटो, ग्लासडोर, नौकरी.com सब गया गुजरा है। किसी के पास कुछ है नहीं, खाली सबका एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ा रहता है, और रिक्रूटर देखता है कि नहीं देखता वो भी भगवान मालिक है उसका। तो बात ये है। हम तो बोलेंगे यही कि पता नहीं चंडीगढ़ वाले लोग को क्या सोचता है कि रात को जॉब करने का। भैया दिन में तो कुछ है नहीं, ना तुमको कुछ प्रोवाइड करना है ना तुमको कुछ करना है, बस दिन काटने वाला काम करते हैं ये लोग। काम से क्या ही लेना देना, जिसके पास बजट नहीं हो तो साला कोई काम करवा लो उससे। एक तो बजट नहीं है उसके पास पहले ही है, बता चल पढ़ उसको लगा कि पढ़ने से कुछ हो जाएगा, तो पढ़ने से कुछ थोड़ी होगा। भले नंबर आ जाएगा, टॉप कर देंगे उसमें भी, वहाँ भी गवर्नमेंट का इतना पॉलिटिक्स लगा हुआ कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करेगा तो तुम्हें पहले थोड़ी लेंगे, वो लेंगे SC/ST को, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके बाद तुम्हारा अदर बैकवर्ड क्लास OBC, उसके बाद जनरल को सीधा बोल दो मर जा।
भैया जनरल वाले का तो यही हाल होता है, ट्रेन का जनरल और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जनरल दोनों बराबर है। ट्रेन के जनरल जनरल वाले कंपार्टमेंट में इतना भीड़ रहता है कि एक के ऊपर एक चढ़ा रहता है। और भाई साहब यहाँ पे भी यही है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी वही करवा रहे हो तुम लोग। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कट ऑफ मार्क्स उसका इतना हाई कर देते हो कि जनरल वाला तो ऐसे मर के दे रहा है एग्ज़ाम। और SC ST वाले तो पहले से भी बना करके कौन सा SC ST वाले अपना बना लेते हैं प्रूफ किसको किसको पैसा खिला करके, और OBC वाले किसको किसको पैसा खिला करके बना लेते हैं और आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई करके चलाते हैं कम पढ़ के। और जनरल कैटेगरी वाले मरते रहते हैं इधर उधर कि भैया कुछ हो ही नहीं रहा है। होगा कुछ कहाँ से, जब गवर्नमेंट ही इतना पॉलिटिक्स खेल रही है। गवर्नमेंट को क्या लेना देना है, गवर्नमेंट को नोट छापने से फुर्सत हो तब ना अपना नोट। पर हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, फॉर एग्जांपल अभी मैंने CSIR नेट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें 63,000 मतलब अप्लीकेंट रजिस्टर किए थे, जिसमें से 40,000 के अराउंड प्रेजेंट थे, यानी कि 20,000 में से 20,000 कैंडिडेट्स तो आए ही नहीं एग्ज़ाम देने। यही सब वजह है कि इस नहीं आए एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम दे के करेंगे क्या जब कोई होना कुछ है नहीं, और गवर्नमेंट के पास सीट भी है नहीं। गवर्नमेंट के पास इतना सारा मतलब कहने को है कि पूरे इंडिया उसके अंदर में है, लेकिन एक्चुअल में पूरा इंडिया उसके अंदर थोड़े है। उसके पास पैसा भले बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता उतना ज़्यादा पैसा का। क्या ही करेगा वो, उसके पास दिमाग ही नहीं है। सिर्फ सबके साथ कोलैबोरेशन मांगते रहते हैं दिन भर। आज इंडिया के साथ गए, चाइना के पास जाके कोलैबोरेट करेंगे, कल अमेरिका के साथ जाके कोलैबोरेट करेंगे, तो भैया ताकि संकट के समय है ना मेरे साथ आके मेरा मदद करें, इंडिया को प्रोटेक्ट करके रखें और अपने डिफेंस में खर्च करेंगे बस। हेल्थ केयर सेक्टर पे थोड़ी हेल्थ थोड़ी ना मैटर करता है। हेल्थ केयर सेक्टर वाले तो अपना अपना कंपनी खोल के बैठे हैं, प्राइवेट कंपनी। बी फार्मेसी में जितने भी सारे हैं सब प्राइवेट कंपनी है। कहाँ एक भी गवर्नमेंट कंपनी दिख रही है। और भैया बिहार में तो कुछ है भी नहीं, उससे गया गुजरा कोई स्टेट नहीं हेल्थ केयर में। ना तुम्हारा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, ना कुछ अच्छा है। बोल जो आदमी उधर देख रहे हो सोच रहा होगा ये सिर्फ बुराई निकाल रहा है, जो अच्छा वो नहीं देख रहा है। अब और लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव साइड देखो, पॉजिटिव साइड देखो, थिंक पॉजिटिव। काहे का पॉजिटिव सोचेंगे, एक भी चीज पॉजिटिव हो रहा है, बाहर सब निगेटिव हो रहा है और हम सोचेंगे पॉजिटिव हो। खाने के लिए पैसा नहीं और हम सोचेंगे खाना आ जाए, पॉजिटिव सोचेंगे कि खाना आएगा मेरे पास। ना यही बात रह गया ना, यही सब बात है जो लोग को कोई आदमी खोल करके नहीं बताता है। जो खोल करके बताता है उसके लिए पूरा दुनिया अगेंस्ट हो जाती है। पिछली बार मैंने अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने गाली से बात किया था, तो लोग ऐसे अगेंस्ट हो गए जैसे लगा मैंने मर्डर कर दिया किसी का। ऐसे भी देख रहे थे जैसे मैंने किसी का क्राइम कर दिया है। तो ये बात है, ना बजट है गवर्नमेंट के पास, उतना बजट पता नहीं क्या करती है। कोरोना में तो 1 रुपया तो मेरे को तो नहीं दिखा गवर्नमेंट के पॉकेट से निकला। ना किसी को प्रोवाइड करी जनरल कैटेगरी वाले को, ना किसी स्टूडेंट से कोई पूछने आए कि स्टूडेंट को कोई दिक्कत है। वो तो बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने पता नहीं, उसका न्यूज़ बहुत आ रहा था तो उसने कुछ किया था, उतना मुझे याद नहीं है क्या किया था, लेकिन मदद किया था काफ़ी बहुत ज़्यादा आदमी का। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है उसका स्टेट्स, तो उसने मदद किया था सबका। गवर्नमेंट के साइड से तो मेरे को गवर्नमेंट ने सिर्फ बजट डिसाइड किया कि इतना बजट होगा और किस किस को मतलब कहाँ कहाँ कैसे कैसे हॉस्पिटल में बेड एडजस्ट करना है पेशेंट का। और हॉस्पिटल वाले भी क्या करेंगे, हॉस्पिटल जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल रहता है तो उसमें अपना, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में हेड ऑफ द हॉस्पिटल अपना मतलब पहले से ही किसी के साथ कोलैबोरेशन करके कम्युनिटी मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी अपने ही अंडर रख लेता है, पहले से ही उसके पास पर्सन रहता है उसके लिए।
तो काहे के लिए हायर करेगा वो हॉस्पिटल फार्मेसी में किसी को? और फार्मा वाले में तो एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सन फार्मा में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, सब में एक्सपीरियंस चाहिए भैया। इसको सबको एक्सपीरियंस ही चाहिए, इसको ट्रेनिंग तो देना नहीं है। लोग को पता नहीं $1 बिलियन लेके कहाँ जाते हैं लोग। ना किसी से ना पॉकेट से पैसा निकालेंगे, ना किसी को पॉकेट में पैसा देंगे, बस पड़ा रहेगा पैसा। दिन तो कट रहा है ना, पैसा है बस मेरे पास। उनका यही है माइंडसेट, ना पैसा निकालेंगे ना खर्च होगा। भैया बिलियन है तो खर्च करने में क्या जाता है? बस डर जिसके पास $1 बिलियन है उनको खर्च करने में उसको ज़्यादा, मतलब मिलियन भी हो या बिलियन भी, मिलियन और बिलियन काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ 1 करोड़ रुपया आदमी के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और इनके तो रिक्वायरमेंट भी ख़त्म नहीं होते हैं। सड़क रखना है इसको भाई, सड़ा हुआ सड़क, लेकिन हम कार निकलेंगे BMW लेके। कार हम BMW लेके रोड पे निकलेंगे, लेकिन सड़क में गड्ढा बहुत रहेगा। बाइक हम BMW लेके निकलेंगे, लेकिन सड़क पे गड्ढा बहुत रहेगा, क्योंकि दिखाना है कि भैया हमारे पास बाइक है BMW। और कुछ लोग मुझे देख रहे होंगे तो ये सोच रहे होंगे कि ये लोग, ये खाली रीजनिंग दे रहा है, सिर्फ बहाने बना रहा है, एक्सक्यूजेस। पूरे स्टैटिस्टिक्स को बिना एनालाइज किए, ये कोई बिना स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करके उनको ब्लेम नहीं कर सकता कि मैं जो कर रहा हूँ या गलत है या सही है। पहले एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करना होगा, कि हर फैक्टर्स को एनालाइज करना होगा, क्योंकि एक्सक्यूज और रीजनिंग में काफ़ी डिफरेंस है। एक्सक्यूज एक रीज़न हो सकता है, लेकिन हर रीज़न एक एक्सक्यूज नहीं हो सकता। ऑल एक्सक्यूजेस कैन बी ए रीज़न, बट ऑल रीजन्स कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। ये बात किसी को समझ नहीं आएगा, जब तक समझ आएगा तो काफ़ी लेट हो जाएगा। और लोग लिखते क्या है भैया, तुम लोग बोलेंगे जो वीडियो देख रहे हैं कि भैया देखो छोटी मुंह बड़ी बातें कर रहा है, तो और एज का मतलब लोग कुछ और ही समझ लेते हैं। एज का मतलब, उम्र का मतलब में, उम्र में भी दो चीज़ होती है। जैसे फिजिकल एज होता है, दूसरा मेंटल एज होता है। फिजिकल एज होता है जो बॉडी के सेल्स जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो मेंटल एज होता है जिसमें न्यूरॉन्स का लेवल को चेक किया जाता है। जो नर्व सेल होते हैं हमारे ब्रेन में, उनका नंबर चेक किया जाता है, और कितने सैनैप्स हैं उस पर भी मैटर करता है। उसके सल्सी एंड गायरी, कितने रीजेस और ग्रुप्स हैं हमारे ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, वो मैटर करते हैं। और कितना न्यूरोनल फ्रेमवर्क आपस में इंटरकनेक्टेड है, और काफ़ी न्यूरोनल डेंसिटी कितना है उस पर भी मैटर करता है। न्यूरोनल फायरिंग है उस पर भी डिपेंड करता है। माइलिनेटेड शीथ, नॉन माइलिनेटेड शीथ, उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर कंसंट्रेशन उस पर भी डिपेंड करता है। पता नहीं लोग कैसे क्या एनालाइज करते हैं भैया। जब तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ही यूनिक नहीं है, ब्लड ग्रुप ओ ए बी ओ, उस पर भी पर्सनैलिटी टाइप डिपेंड करता है। जब तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको सेल बोलते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो ये लोग डायलॉग देते हैं। जब सेल का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, जब सेल ही सब में अनलिमिटेड और सब में, हर बॉडी में सेल, मतलब सेल का लेवल अलग, मतलब अनलिमिटेड सेल्स है, लेकिन उस सेल में के अंदर, मतलब जितना अनलिमिटेड सेल्स उसके अंदर भी ना डिवीज़न है, कि इपिथेलियल सेल, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद न्यूरोनल सेल, उसके बाद हेपेटिक सेल्स। हर सेल्स का कंसंट्रेशन अलग है बॉडी में, हर इंडिविजुअल के बॉडी में। वो अलग बात है कि शेप, साइज और वेट सबका सेम है, और रेट ऑफ वर्किंग ऑफ हर, स्पीड ऑफ वर्किंग ऑफ एवरी सेल, वो सब वेरी करते हैं। उसके बाद एंजाइमेटिक एक्शन इनसाइड द बॉडी, वो भी मैटर करते हैं। काफ़ी चीज़ है पूरे लाइफ को इंटीग्रेट करने के लिए।
जनरल इक्वेशन ऑफ लाइफ मैंने सोचा था उसका एक फॉर्मूला निकालने का, क्योंकि माइंड के लिए लेवल पे इतने सारे फैक्टर्स मिल गए सबको इंटीग्रेट करने में, और एक पर्टिकुलर द न्यूरोनल इक्वेशन ऑफ लाइफ, इस इक्वेशन की तलाश में हूँ मैं, और इसी को प्रिडिक्ट करने के लिए मैंने काफ़ी डिवोट भी किया अपने आप को। लेकिन यहाँ आउटसाइड फैक्टर इतने ज़्यादा हैं कि मेरा डिस्कवरी इनकम्प्लीट रह गया है। यहाँ पे तो सब चीज़ पैसे से स्टार्ट होती है और पैसे पे ही ख़त्म हो जाती है। स्पेस टाइम, जैसे स्पेस और टाइम दोनों एक ही चीज़ है वहाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से, और यहाँ थ्योरी ऑफ लाइफ के हिसाब से मनी और टाइम दोनों एक ही चीज़ है। या तुम मनी बोल सकते हो या फिर टाइम बोल सकते हो, दोनों अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही है। या फिर मनी या फिर टाइम, मनी इन टाइम इज द थ्योरी। मनी टाइम अगर लाइफ को समझना है तो मनी टाइम सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मनी टाइम को समझना होगा। जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए स्पेस टाइम चाहिए होता है, उसी तरह मनी टाइम को समझने के लिए थ्योरी ऑफ लाइफ को डिस्कवर एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करने के लिए हमें मनी टाइम इंक्लूड करना होगा, मनी टाइम एज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करना होगा। उसके बेसिस पे बर्थ रेट, डेथ रेट, मोर्टेलिटी जो भी है वो सब कैलकुलेट करना होगा इसके बेसिस पे, क्योंकि बिना इसको जाने मनी टाइम को और बिना सारे फैक्टर्स को इंटीग्रेट करके एक पर्टिकुलर इक्वेशन तक पहुंचना होगा। सारा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब लगा के यहाँ तक पहुँचने के लिए वो भी हाइपोथेटिकली प्रूव होगा, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है और प्रॉब्लम्स हमेशा बदलते रहेगा। इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइफ का एक ऐसा मॉडल बनाना होगा जो हर समय के साथ भी बदले, ऐसा इक्वेशन जो समय के साथ बदले। हम तो यही बोलेंगे, कोई भी जो मेरा एक सजेशन होगा, बाकी जो भी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी 10th कर रहे हैं या 12th कर रहे हैं, उनके लिए यही होगा कि भाई पढ़ने में या बोर्ड में जितने परसेंटेज मार्क्स आ गए हैं या 12th में कितने परसेंटेज मार्क्स आ गए हैं या फिर ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज मार्क्स आ गए, वो मैटर नहीं करता। मतलब तुम हाँ पढ़ो, मतलब 40-50% ले आओ बस एग्रीगेट नंबर, लेकिन उसके साथ साथ है ना, जो टीचर का बात तो कभी मत सुनना, बस अपना साइड वाइज दिमाग लगाना चाहिए कि कोई भी एक आइडिया पकड़ो जिससे पैसा को पैसा अर्न किया जा सके। कोई ऐसा तरीका ढूंढने करो, क्योंकि बुक पढ़ो बस इतना ही ताकि एक आइडिया ढूंढ सको कि चलो ये आइडिया अगर हम इसको ट्राई करेंगे, मतलब 10th क्लास में फॉर एग्जांपल हैं, तो अगर हम इस आइडिया को ट्राई करते हैं तो देखते हैं कि कितना पैसा कमा सकते हैं इस आइडिया को अगर फॉलो करते हैं। तो 10th वाले स्टूडेंट को भी यही बोलूँगा, 12th वाले को भी यही बोलूँगा, 11th वाले स्टूडेंट को भी यही बोलूँगा कि थोड़ा सा देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तुम IIT या तुम नीट की तैयारी करो, वो ठीक है, लेकिन है ना, उसको क्वालिफाई करने के बाद जब कॉलेज मिल जाएगा या उसके बाद कुछ जो हो जाएगा, उसमें काफ़ी मारा मारी है और पैसा आज के टाइम पे कोई निकालना नहीं चाहता है। तो इससे अच्छा है कि तुम अपना कुछ बिजनेस करो, ताकि अपना कोई भी एक स्टार्टअप करने के बाद उसके बाद फंडिंग ले लेना गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट उसी को मदद करती है जिसके पास पहले से कुछ हो। क्योंकि अगर तुम कोई स्टार्टअप करोगे तो बैंक भी लोन नहीं देगा, बैंक लोन उसी को देता है जिसको लोन का ज़रूरत एक्चुअली में होता है। ना बैंक लोन देगी ना गवर्नमेंट का पॉलिटिक्स है जनरल कैटेगरी वालों के लोग के लिए खास, जो पढ़ने में मतलब वीक हैं और जिनका SC ST OBC या PWD वाला भी कोई सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, उसके लिए तो मैं यही सजेशन करूँगा, तो भाई अपना बिजनेस का स्टार्टअप करने का सोचो। क्योंकि मेन मैटर क्या, लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, पहला स्टार्टिंग यहाँ दुनिया के हिसाब से मनी टाइम मैटर करता है। मनी टाइम का थ्योरी ये कहता है कि मनी होगा तो तुम्हारे पास टाइम आएगा, टाइम होगा तो तुम्हारे पास मनी आएगा, क्योंकि मनी और टाइम दोनों इंटरकनेक्टेड है। लेकिन अब के समय में मनी और टाइम दोनों एक ही है।
अगर ठीक से एनालाइज किया जाए। बिना मनी के तुम्हारे पास टाइम हो ही नहीं सकता, बिना मनी के डेथ होगा, और टाइम जब तक तुम्हारे पास है अगर तुम ठीक से यूटिलाइज करने करेगा उसके बाद भी डेथ ही होगा। मनी से टाइम को परचेज नहीं किया जा सकता, ना टाइम को मनी से परचेज किया जा सकता है। बात यही है कि मनी टाइम को समझना पड़ेगा। हर दुनिया में यहाँ पे पूरे इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसलिए है क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि बिजनेस को लोग समझ लेते हैं क्या कि अपना दुकान खोल लिया और बैठे हुए हैं, मच्छर मार रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, खाली बैठ खोल दिए और बैठे हुए हैं। बिजनेस में भी दिमाग लगाना होता है कि कस्टमर के साथ कैसे डील करते हैं। कस्टमर के साथ डील करने का मतलब क्या कि कस्टमर से बात कैसे करते हैं, कस्टमर के माइंडसेट को समझना होता है। जैसे कोई भी मतलब स्टार्टअप हुआ था, या अमूल डेयरी फार्म या कोई भी स्टार्टअप हुआ था, तो उसने पहले एक आइडिया लगाया कि कस्टमर को क्या पसंद है। जैसे अमूल का एक आइसक्रीम आता है तो वो काफ़ी पॉपुलर है, तो अमूल वालों ने पहले एनालाइज किया था कि लोग को पसंद क्या है। तो उसके बाद उन्होंने एनालाइज करके पता लगाया कि ये ना आइसक्रीम है जो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसने छोटे लेवल से स्टार्ट किया कि एक आइसक्रीम का मतलब जो भी था मतलब इक्विपमेंट्स, तो छोटा सा इक्विपमेंट्स को लगा लिया, उसके बाद उसको सेटअप करके उसके बाद आइसक्रीम के लिए एक डेयरी फार्म के लिए एक काउस बफेलोज ये सबको मतलब एक स्पेस प्रोवाइड कर दिया जहाँ पर उसने अपना कोई भी काम, जिससे मिल्क निकालने वाला काम, वो सारा काम का उधर प्रोसेस कर दिया, ताकि मिल्क को सेंट्रीफ्यूज करके क्रीम निकाल लिया। फिर क्रीम को और मतलब ठीक करने के लिए उसमें इमल्सिफायर स्टेबलाइजर मिला के, उसके बाद कलरिंग एजेंट फ्लेवरिंग एजेंट मिला के, उसके बाद नीचे कॉर्न का स्टार्च का वो लगा करके एक पर्टिकुलर आइसक्रीम को बना दिया। और जितना कॉस्ट होता है उसमें कॉस्ट में मार्जिन 10 रुपये या 2 रुपये पहले स्टार्टिंग में रखते हैं, उसके बाद में 10 कर देते हैं लोग, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलैरिटी एंड डिमांड। तो बात ये होता है। आजकल तो ऐसा भी फ्रॉड निकला है कि पहले 12 रुपये लिख देंगे, उसके बाद काट के उसको 10 कर देंगे। मैगी में खासकर ये सब चीज़ रहता है, ये सब पॉलिटिक्स है, कैसे मार्केटिंग करना है या कैसे वो करना है। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग इसमें भी फ्रॉड है। गूगल पे सर्च करो कीबोर्ड खरीदना है तो उसके बाद तुम्हारा यूट्यूब पे भी आएगा कीबोर्ड का तुम्हारा शो करने का, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग उसको बोलते हैं। तो बात ये सब है। लेकिन दिक्कत यहीं पर आता है कि आइडिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आइडिया को स्टार्टअप करने के लिए पहले सपोर्ट चाहिए होगा, और लोग बोलेंगे सपोर्ट क्यों चाहिए होगा, स्टार्ट कर दो कल से, मना कौन किया है। स्टार्ट करने से पहले बजट चाहिए होता है कुछ भी स्टार्टअप करने के लिए, और बिना बजट का कुछ भी नहीं होता है। टाई अप करने के लिए भी है ना बजट चाहिए होता है लोग, लेकिन आज के टाइम पे कोलैबोरेट नहीं करेंगे। पहले लोग कोलैबोरेट कर लेते थे क्योंकि पहले पॉपुलेशन भी कम था तो लोग कुछ ज़्यादा अच्छे भी थे। अब तो इतना ज़्यादा भरे पड़े हैं मतलब गंदे लोग कि कोलैबोरेट भी करने पे आदमी 10 बार सोचता है कि बंदा ठीक है कि नहीं है, जबकि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। और जॉब के चक्कर में रोज दिन बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। ये क्या बीटेक वाले को भी नहीं मिलता है, बीटेक वाले भी है ना सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं। जब कोर्स देखा जाए 68 सब्जेक्ट है भाई फार्मेसी में, 68, और बीटेक में भी मेरे को लगता है उतना ही होता है, 60-70 के अराउंड सब्जेक्ट्स रहते हैं। और उसमें पढ़ाने वाले का कोई काम नहीं होता है, सिर्फ एग्ज़ाम देना होता है उसमें।
जैसे बी फार्मेसी में 4 × 365 डेज सिर्फ मैंने एग्ज़ाम ही दिया है, मल्टीप्लाई कर लो, करीब 1200 के अराउंड एग्ज़ाम होता है। 1200 4 साल में एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ है ना लगे रहो खच्चर की तरह लगे रहते हैं, इनको कुछ नहीं मिलता है। बाद में जब 30 40 50 हो जाता है उसका रिग्रेट करते हैं कि मैंने 50 साल तक ये किया, मुझे क्या मिला। भैया तुमको मिलेगा क्या जब इनके पास है ये नहीं देने के लिए, कुछ है मिलेगा क्या। ये लोग तो वही चीज़ वही टेप चलाते हैं जो टेप पहले से चलता आ रहा है, जो जो चीज़ पहले से चलता आ रहा है वही रीति रिवाज फॉलो करे जा रहे हैं। हमें तो काफ़ी समझने में काफ़ी देर हो गया, जो अभी ग्रेजुएशन में या 10th में या 12th में, उन्हें ये बात अगर मेरी वीडियो से पता चल रही है तो उनके लिए तो काफ़ी बेटर है, मेरे लिए क्या ही बेटर रहेगा। मैंने तो पहले ही एक्सपीरियंस, मेरे को किसी ने बताया नहीं था, और जब खुद एक्सपीरियंस करके देख लिया तो आपके साथ बता रहा हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय का बन गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिएगा, लाइक या सब्सक्राइब करने का मन हुआ तो कर दीजिएगा, नहीं हुआ तो फिर और बनाएंगे कुछ और वीडियो में। और नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, या कुछ पूछना है एकेडमिक से रिलेटेड, या कुछ भी ऐसा जिसमें आप फंसे हुए हैं। वैसे यूट्यूब में भी क्वालिफाई करना होता है, 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 पब्लिक वॉच आवर्स। मेरा तो ऐसे भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, सब्सक्राइब करेंगे तो भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और लाइक करेंगे तो भी पता नहीं होगा कि नहीं कुछ। ठीक है, तब रखते हैं, बाय।